हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं हूँ गणेश कसौधन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे अवाष्पशील विलयों के आदर्श विलयन पर। अवाष्पशील विलयों के आदर्श विलयन पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या है? अवाष्पशील विलयों के आदर्श विलयन। इसकी चर्चा करने के बाद हम चर्चा करेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं, और राउल्ट के नियम की सीमाओं के बाद हम चर्चा करेंगे राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कैसे करेंगे, और उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्व करवाएंगे। तो आज का टॉपिक होगा अवाष्पशील विलेय के आदर्श विलेय। ये हेडिंग समझने से पहले हमें राउल्ट के नियम को जानना आवश्यक होगा। अगर राउल्ट का नियम नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो इसके प्रीवियस वाला लेक्चर गुप्ता सर क्लासेज क्लास 12 केमिस्ट्री विलियन 06 है, लेक्चर नंबर 06 से डायल करेंगे, टाइप करेंगे यूट्यूब पर जाकर के सर्च ऑप्शन में, तो राउल्ट का नियम आ जाएगा। हालांकि राउल्ट का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउल्ट का नियम है, इसलिए राउल्ट के नियम को तो जानना आवश्यक है। तो पहले राउल्ट का नियम प्रीवियस वाले लेक्चर में जाकर के देख लेंगे, और अब हम अवाष्पशील विलेय के आदर्श विलयन की चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं कि इसकी परिभाषा होती है कि वे सभी विलयन जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। मतलब हम अगर साइड में ये कहें तो इतना कह सकते हैं कि वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वही आदर्श विलयन होंगे। कंडीशन लगा दिया जाता है कि ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वही क्या होते हैं? आदर्श विलयन होते हैं। वैसे वास्तव में तो कोई विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है, क्योंकि सारे विलयन राउल्ट के नियम से कुछ न कुछ विचलन अवश्य प्रदर्शित करते हैं। कोई विलयन पूर्णतः आदर्श विलयन नहीं होता। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ का तनु विलयन होता है, जो तनु विलयन जो है आदर्श राउल्ट के नियम का ज़्यादातर पालन करता है, उसमें राउल्ट के नियम से विचलन बहुत कम मिलता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ के तनु विलयन को हम आदर्श विलयन कहेंगे, क्योंकि ये विलयन राउल्ट के नियम का ज़्यादा पालन करते हैं। राउल्ट का नियम क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर जान लें। राउल्ट का नियम है P0 माइनस PS अपन P0 इक्वल टू जीटा B। ये होता है, या समानुपाती भी लगा सकते हैं। यही राउल्ट का नियम होता है। ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, ये विलयन का वाष्पदाब, और ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। अर्थात ये ऊपर वाला है वाष्पदाब में अवनमन, विलायक का वाष्पदाब अधिक, विलयन का वाष्पदाब कम, तो वाष्पदाब में अवनमन। और विलायक के वाष्पदाब से भाग दे देते हैं तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आपेक्षिक अवनमन। विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये जीटा है, ये मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मात्रा जितना अधिक डालेंगे उनके मोल प्रभाज बढ़ते जाएंगे, और जितने मोल प्रभाज बढ़ते जाएंगे उतने ही उनका आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन भी बढ़ता जाएगा। यही राउल्ट का नियम था। ये राउल्ट का नियम पूरा डिटेल्स में जाने के लिए इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 06 देखेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। वे सभी विलयन जो
ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में। यहाँ पर लिख देते हैं, वास्तव में कोई भी विलयन पूर्णतः आदर्श विलयन नहीं होता है। कोई भी विलयन पूर्णतः आदर्श विलयन नहीं होता है, परंतु अवाष्पशील विलेय पदार्थ के तनु विलयन, सांद्र नहीं, तनु विलयन राउल्ट के नियम से बहुत कम विचलन प्रदर्शित करते हैं। अतः अवाष्पशील विलेय पदार्थ के तनु विलयन को आदर्श विलयन कह सकते हैं। ये कंप्लीट डिफिनीशन हुआ आदर्श विलयन का। क्या लिख दिए हम? वे सभी विलयन जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। वास्तव में कोई भी विलयन पूर्णतः आदर्श विलयन नहीं होता है, परंतु अवाष्पशील विलेय पदार्थ के तनु विलयन राउल्ट के नियम से बहुत कम विचलन प्रदर्शित करते हैं। अतः अवाष्पशील विलेय पदार्थ के तनु विलयन को आदर्श विलयन कह सकते हैं। यही है आदर्श विलयन का कंप्लीट डेफिनेशन। अगला हम हेडिंग चलते हैं, राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं थोड़ा देख लें हम लोग, क्या होता है, किस पर राउल्ट का नियम लागू होगा, किस पर नहीं होगा, ये बात हम जानेंगे राउल्ट के नियम की सीमाओं वाले हेडिंग में। तो चलिए इसे इरेज करते हैं, साफ करते हैं। हाँ, हमारा विशेष रिक्वेस्ट है कि नोट्स खुद का बनाया करें। हम हर टॉपिक को वीडियो लेकर आएंगे और आप अपने कॉपी पर नोट्स करते रहें। हाँ, वीडियो बनाने में समय अवश्य ज़्यादा लगता है, और ये इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि टाइम मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। स्कूल पर और कोचिंग पढ़ाने में ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है, तो जिस दिन टाइम मिलता है उसी दिन बनाते हैं। तो इसका एक बेनिफिट भी है कि जितने समय लग रहे हैं हमें वीडियो बनाने में, उतने समय में आप इसे एकदम 100% तैयार कर सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं, ये आसान होगा। हालांकि बोर्ड एग्जाम के आने के पहले ही पूरा सिलेबस तो नहीं, लेकिन इतना है कि जो बच जाएगा उसका हम केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन अवश्य करेंगे, जिससे बच्चों को बोर्ड की परीक्षा में कोई दिक्कत न होने पाए। तो वीडियो को पॉज करके और खुद का नोट्स बनाते रहें। तो भाई वीडियो पॉज कैसे होता है, तो स्क्रीन के बीच में फिंगर रख देंगे, वीडियो पॉज हो जाएगा। फिर स्क्रीन के बीच में फिंगर रख देंगे, वीडियो पूरा चलने लगेगा। तो चलते हैं हम अगले हेडिंग की तरफ,
राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राउल्ट के नियम की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम कहाँ पर लागू होगा, कहाँ पर नहीं लागू होगा। तो देखिए ये राउल्ट का नियम का फार्मूला। इस फार्मूले को थोड़ा एक्सटेंड कर दें। डेल्टा थीटा बी बराबर होता है एन बी अपान एन बी प्लस एन ए। एन बी क्या है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। लिख देते हैं जीटा बी विलेय का मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज नहीं जानते हैं तो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में जाएंगे और टाइप करेंगे गुप्ता सर क्लासेज क्लास 12 केमिस्ट्री विलयन मोल प्रभाज। तुरंत ये लेक्चर आ जाएगा। कौन सा लेक्चर नंबर है ये मुझे याद नहीं पड़ रहा है, तो हमको लगता है 4 या 5, 3 या 4 होगा लेक्चर नंबर। तो देखते हैं एन बी क्या है। एन बी है विलेय के मोलों की संख्या। एन ए क्या है, विलायक जल हो सकता है कि मोलों की संख्या। हाँ लेकिन एक बात जानते हैं, ये तन विलयन के लिए लागू होता है। राउल्ट का नियम भी किसके लिए लागू होता है, तन विलयन के लिए। तो तन विलयन के लिए हम लिखते हैं क्या, तन विलयन के लिए होता क्या है। तन विलयन के लिए जैसे जल के मोलों की संख्या अधिक और तन तब होगा जब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बहुत कम रहेगी। हाँ जैसे जैसे विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बढ़ती जाएगी उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। तन तभी होगा जब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कम होगी और विलायक के मोलों की संख्या अधिक। तो एक है बहुत अधिक और एक है बहुत कम, तो इसका मान लगभग विलायक के मोलों की संख्या के बराबर होता है। अतः हम एन बी प्लस एन ए को हम लगभग मान सकते हैं एन ए। तो अब क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर होगा एन बी अपान एन बी प्लस एन ए। तो तन के लिए है तो हम लिख देते हैं एन बी अपान एन ए। एन बी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या एन बी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। तो विलेय के मोलों की संख्या अब देखते हैं ये कैसे कैसे परिवर्तित होता है, मान लेते हैं कि यूरिया किसी जल का वाष्प दाब है पी नॉट है और इसी में डाल दिए 2 मोल यूरिया। तो इसका हो गया विलयन का मोल प्रभाज हो गया, नहीं विलयन के वाष्प दाब हो गया पीएस। ये कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। और जल के मोलों की संख्या हम मान लेते हैं कि 20 मोल था जल, ये जल 20 मोल जल। अब देखिए हमें फार्मूला में लिखें तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर हो जाएगा 2 अपान 2 प्लस 20, मतलब 20 ही रखें क्योंकि ये फार्मूले में 20 का रहा है। तो ये हो जाएगा। इस तरह से हमें वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मिल जाता है। हाँ लेकिन एक बात जान लें कि ये यूरिया जो है वैद्युत अनभिघट्य है। क्या है, वैद्युत अनभिघट्य। और क्या है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील भी है और वैद्युत अनभिघट्य है, दोनों है। और यही दोनों के लिए ही राउल्ट का नियम लागू होता है। वैद्युत अपघट्य के लिए लागू नहीं होता है। अवाष्पशील का मतलब क्या है, अवाष्पशील का मतलब जिसे थोड़ा बहुत गर्म करने पर नॉर्मल टेम्परेचर तक गर्म करें या उसे थोड़ा बहुत ऊपर गर्म करें तो ये वाष्प दाब आरोपित न करे, वाष्प में परिवर्तित न हो, वेपर न बनाए, उसे अवाष्पशील कहेंगे। वैसे इस चैप्टर में सभी ठोस अवाष्पशील कंसीडर किए गए हैं।
अवाष्पशील। तो सभी ठोस क्या हैं? अवाष्पशील हैं। और वैद्युत अनभिघट्य क्या होता है? वैद्युत अनभिघट्य वे पदार्थ होते हैं, ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं पहले भी। वैद्युत अनभिघट्य वे पदार्थ होते हैं जिसे जल में डालने पर दो विपरीत आयनों में टूटे न। दो विपरीत आयनों में न टूटे उन्हें वैद्युत अनभिघट्य कहते हैं। यूरिया हुआ, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, ये सब क्या होंगे? वैद्युत अनभिघट्य हो गए। वैद्युत अनभिघट्य, अगर 2 मोल यूरिया है और 2 मोल जल में हम डाल दें यूरिया का, तो जल में डालने के बाद भी वो 2 मोल ही रहेगा। कितना रहेगा? 2 मोल ही रहेगा। इसका आ जाएगा 0.1 अपेक्षिक अवनमन, 0.1 mmHg का अपेक्षिक अवनमन आ जाएगा। 0.1 mmHg का अपेक्षिक अवनमन आ गया, ऐसा घटेगा। हाँ, अब देखिए, अब करते हैं क्या, यूरिया के स्थान पर हम ले लिए हैं NaCl, 2 मोल NaCl डाल दिए हैं इसमें। तो फार्मूला कहता है P0 - PS अपान P0 बराबर 2/20 होना चाहिए था, तो 0.1 mmHg। लेकिन देखिए क्या हो, ये जैसे ही जल में जाता है 2 Na बना लेता है और 2 Cl का बना लेता है। तो परमाणुओं की संख्या क्या हो गई? बदल गई। इसमें विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या हो गई? बदल गई। अभी था 2 मोल डाले थे हम, तो ये जान रहे हैं कि 2 मोल पड़ा है। अवाष्पशील पदार्थ कितने मोल डालें? 2 मोल। तो उसी पर हम फार्मूला रख करके और वाष्प दाब का अवनमन हम निकाल लिए। लेकिन हुआ क्या, अंदर जाने के बाद हुआ क्या कि 2 मोल NaCl से 2 मोल ये 4 मोल बन गए। कितने मोल? 4 मोल। तो आंसर आना चाहिए था, आंसर 0.8 mmHg का वाष्प दाब अवनमन। तो हम कैलकुलेशन किए थे तो इतना आया था, लेकिन जब नापे कि सही क्या है, यही सही है कि गलत है, तो वाष्प दाब का अवनमन जब हम प्रायोगिक दृष्टि से नापे तो हमें कितना मिला? इतना मिला। क्यों ऐसा हो गया? ये क्यों मान में अंतर आ गया? क्योंकि ये वैद्युत अपघट्य हैं, इनके अंदर जाने के बाद इनके मोलों की संख्या बढ़ जाती है, और वैद्युत अनपघट्य रहता तो मोलों की संख्या बढ़ती नहीं। जो हम जान रहे हैं वही फार्मूला में होगा और वही सही भी होगा। इसमें क्या है, जो जान रहे थे कि 2 मोल डाले हैं, लेकिन फार्मूला में लगा दिए 2 मोल पर। आंसर तो 2 मोल पर हम जान रहे हैं कि आना चाहिए, लेकिन आया क्या? आंसर 4 मोल वाले पर आ गया, क्योंकि ये टूट करके मोलों की संख्या बढ़ जाती है। तो राउल्ट का नियम वैद्युत अनपघट्य पदार्थ पर लागू नहीं किया जाता है। किस पर? वैद्युत अपघट्य पदार्थ पर लागू नहीं किया जाता है। किस पर? वैद्युत अनपघट्य पदार्थ पर ही लागू किया जाता है। तो पहला लिमिटेशन ये होगा। हम पहले ही सीमाएं लिख रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा होगा कि राउल्ट का नियम क्यों वैद्युत अपघट्य पदार्थ पर लागू नहीं होता है, क्योंकि मोलों की संख्या बढ़ जाती है। तो पहली बात ये है, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरी बात देखिए, राउल्ट का नियम अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है। ये तो दूसरा लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन देखिए क्या है। तीसरी लिमिटेशन ऐसा है, मान लेते हैं ये जल है और हम कुछ ऐसे पदार्थ डाल दिए 4 मोल
6 मोल 6 मोल पदार्थ हम डाल दिए, जो अंदर जाने के बाद संगुणित हो जाते हैं। संगुणित हो जाते हैं मतलब 2 मोल एक ही में चिपक गए, ये चिपक गए, ये चिपक गए। अब हमें कणों की संख्या या अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या बदल गया। ये 1 2 3 ही दिखा, 3 दिखा, डाले थे कितना 6, तो हमारा आंसर आना चाहिए था 6/20 पर। और ये आंसर तो मान करके हम जान रहे हैं कि यही सही है क्योंकि 6 मोल डाले थे। लेकिन जब नापा गया तो इतना मिला नहीं, तब कितना वाला मिला 3/20 वाला आंसर मिला। क्यों? क्योंकि अणुओं की संख्या अंदर जाने पर बदल गई, अणुओं की संख्या बदल गई। तो इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो लिखते क्या है हम इसके बारे में लिखते हैं, थर्ड पॉइंट बनाते हैं। क्या थर्ड पॉइंट है? क्या राउल्ट का नियम ऐसे पदार्थों की विलयन पर लागू नहीं होता है जो विलायक में संगुणित हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। राउल्ट का नियम ऐसे पदार्थों के विलयन पर लागू नहीं होता है जो विलायक में डालने पर संगुणित हो जाए। संगुणित हो जाएंगे तो मोलों की संख्या बदल जाएगी। अब मोलों की संख्या बदल जाएगी तो राउल्ट का नियम जो जान रहे थे जितना आना चाहिए उतना नाम नहीं आता है, विचलन प्रदर्शित करने लगता है। तो ये 3 क्राइटेरिया रहा। एक और क्राइटेरिया हो सकता है राउल्ट के नियम की सीमा का। मान लेते हैं ये जल है या कोई विलायक है, इसमें कोई ऐसा पदार्थ डाल दिए जो जल के साथ रिएक्शन कर लिया, केमिकल रिएक्शन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो जल के मोलों की संख्या, कुछ जल के मोल और कुछ उसके मोल दोनों एक ही में चिपक करके कुछ अलग यौगिक बना लेंगे। इस प्रकार से इसके मोलों की संख्या जितना था वो बदल गया और जितना मोल हम डाले थे वो भी इसका बदल गया। तो सब कुछ बदल जाता है, इसलिए राउल्ट का नियम इस पर भी विचलन शो करता है। जैसे मान लेते बिना बुझा हुआ चूना जल में हम डाल दें तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। जल से क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। जल से रिएक्शन कर लेगा तो पदार्थ ही बदल जाएगा। अब जल के मोलों की संख्या बदल गया और विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या भी बदल गया। इस प्रकार से राउल्ट के नियम का जो कैलकुलेशन होना चाहिए था वो कैलकुलेशन नहीं मिल पाएगा, अर्थात विचलन होने लगेगा। तो हम अगली पॉइंट में लिखते हैं। क्या अगली पॉइंट में राउल्ट का नियम ऐसे विलेय पदार्थों की विलयन पर लागू नहीं होता है जो विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। इतना नोट कर लें, ये राउल्ट के नियम की सीमा होगा। अब हम क्या करेंगे? राउल्ट के नियम की सीमा के बाद हम जानना चाहेंगे कि राउल्ट के नियम से आखिर अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अनुभार हम कैसे ज्ञात करेंगे और उसका एक्सरसाइज हम कराएंगे। अगर समय बचा तो क्वथनांक उन्नयन पर भी हम चर्चा करेंगे, नहीं तो उसका अगले लेक्चर में वीडियो होगा। तो चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। तब तक के लिए ये नोट कर लें, पोस्ट करके वीडियो को पोस्ट कर लें और इसे नोट कर लें। हम अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं, इसे मिटा करके। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमें बल मिलेगा, हम और अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताएं
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के मैटर को पढ़ें, और हाँ, दिल करे तो लाइक भी कर दिया करें। तो चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। अगला हेडिंग होगा राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभारों की गणना। राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील विलेय पदार्थों के अणुभारों की गणना। अणुभारों की गणना, तो चलिए इसका हम देखते हैं लेक्चर, कैसे हम अणुभार की गणना करेंगे। किसका? अवाष्पशील विलेय पदार्थ का। तो पहली बात तो ये जान लें, राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है। विलयन पर लागू होता है। दूसरी बात क्या है? तनु विलयन के लिए NB प्लस Na का मान लगभग बराबर होगा Na के। NB क्या है? NB है अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। Na क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। अच्छा, राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट के नियमानुसार क्या हम लिखते हैं? P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू जीटा बी। इसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक्सटेंड करके, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर हो जाएगा, तनु विलयन के लिए है तो मोल प्रभाज होता है NB अपान NB प्लस Na। तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS अपान P0 बराबर हो जाएगा NB अपान Na। तो ये राउल्ट के नियम से हुआ इतनी बात। इसके बाद हम क्या जानेंगे? NB का मान क्या होता है, Na का मान क्या होता है, इसको रख देंगे फार्मूले में। इतना पहले नोट कर लें। हम इसे इरेज करते हैं, इरेज करके इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो पोस्ट कर लेंगे वीडियो को। इतने के बाद देखिए क्या होता है। इतने के बाद होता है क्या? NB बराबर होता है, ये है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो विलेय पदार्थ का भार, इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर दें? स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, बटे विलेय पदार्थ का अणुभार, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित कर देते हैं। अच्छा, Na क्या है? विलायक का भार, इसे कैपिटल W से दिखा देते हैं, और विलायक का अणुभार इसे हम कैपिटल M से दिखा देते हैं। तो फार्मूला अब क्या बन जा रहा है? P0 माइनस PS अपान P0 बराबर हो जाएगा W अपान
स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। अब फिर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल एम। पी नॉट क्या है, पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। अब इस फार्मूले में क्या है, इस फार्मूले में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया रहेगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और विलयन का वाष्प दाब दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा, और दिया जाएगा विलेय पदार्थ का भार दिया जाएगा, विलायक का भार दिया जाएगा, विलायक का भार दिया जाएगा, और विलायक का अणुभार पता रहेगा, और विलेय का अणुभार ज्ञात कर लेंगे। यही फार्मूला है। हम इसे पक्षांतरित कर सकते थे, ऐसा कर ले ब्रैकेट में, तो देखते हैं पक्षांतरित करके क्या आता है। एक हम फाइनल फार्मूला दे देते हैं, इसे हम इरेज कर रहे हैं फिर से एक बार। अणुभार ज्ञात करने का ये फार्मूला है, विलेय पदार्थ के अणुभार। तो ये देखें, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट गुणे क्या है, डब्ल्यू गुणे कैपिटल डब्ल्यू है, ये कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल एम बराबर 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 स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम। अब हमें चाहिए क्या, इसको चाहिए स्मॉल एम बराबर चाहिए, तो स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू गुणे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये एक फाइनल फार्मूला होगा जिससे हम पता कर लेंगे क्या, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इस पर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इस बात को ऐसा लगने लगेगा सबको कि ये हेडिंग क्लियर हो गया है एक्सरसाइज करने के बाद। तो एक्सरसाइज देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। एक्सरसाइज 18 ग्राम ग्लूकोज 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब 17.53 से घटकर 17.53 से घटकर 17.22 हो जाता है, तो ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात करें। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया गया है, क्या सबसे पहले तो विलायक का वाष्प दाब देख लीजिए क्या होता है। विलायक का वाष्प दाब तो इस सवाल में देखिए क्या क्या दिया गया है। पी नॉट दिया गया है। पी नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब मतलब जो अधिक है, विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो 17.53 हो गया ये विलायक का वाष्प दाब। MmHg होता है, हो सकता है मात्रक यहाँ न लिखे हो, MM लिख देंगे तो भी चलेगा, यहाँ भी MM। PS क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब होता है 17.22 mmHg। अच्छा, अब
देखिए विलय का भार, विलय का भार क्या है? विलय का भार इसमें है स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू दिया गया है। कितना ग्राम है विलय? 18 ग्राम। अब विलायक क्या है? विलायक का भार, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू से दिया गया है 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है विलायक का अनुभार, विलायक क्या है? जल है, विलायक जल है। तो विलायक का भार, विलायक क्या है? जल है, और जल का अणुभार हमें पता है, न जानते हो तो H2O, H का परमाणु भार 1 गुणे 2 धन ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16, 16 8 8 दूना 16, तो 16 2 18, ये हो गया 18। और ज्ञात क्या करना है? स्मॉल m, विलय का अणुभार ज्ञात करना है। इस फार्मूले में हम रख देते हैं सबको। स्मॉल m बराबर, स्मॉल m बराबर स्मॉल w, स्मॉल w क्या है? 18 गुणे कैपिटल M क्या है? 18 बटे कैपिटल W क्या है? 100 गुणे P0 क्या है? P0 क्या है? 17.53 माइनस 17.22 अपान 17.53। ये पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन का काम कर लेंगे। एम इक्वल टू आ जाएगा 183 नियर अबाउट, लगभग आएगा, यही आंसर होगा। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसके बाद एक आध एक्सरसाइज अगले वीडियो में करवाएंगे, और अगले वीडियो में होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्वथनांक उन्नयन। तब तक के लिए बाय बाय।